नमस्कार, स्वागत है आपका हिस्ट्री फॉर यू में, जहां हम आपको इतिहास की उन घटनाओं के सफ़र में ले चलते हैं जिन्होंने लोगों के दिलों और दिमाग पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा स्मारक है जिसका भारतीय इतिहास में काफ़ी अधिक महत्व है। वह स्मारक है सारागढ़ी मेमोरियल गुरुद्वारा। यह स्मारक उन 21 सिख सैनिकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने 12 सितंबर 1897 को 10,000 पश्तून आदिवासियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसे सारागढ़ी की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। इतनी भारी संख्या का सामना करने के बावजूद बंगाल इन्फेंट्री की 36वीं सिख रेजिमेंट के हिस्से ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की उबड़ खाबड़ पहाड़ियों में सारागढ़ी चौकी का बहादुरी से बचाव किया। साथ ही उन्होंने एक मिसाल कायम की जो दुनिया भर में अनगिनत सैनिकों को प्रेरित करती हैं। फिर भी भारतीय इतिहास की किताबें अक्सर इस अविश्वसनीय कहानी पर चर्चा करने से कतराती है। यह कहानी है उस वक्त की जब 1800 के दशक के अंत में ब्रिटेन और रूस के बीच तनाव बढ़ गया था, क्योंकि दोनों देशों ने मध्य एशिया में क्षेत्रों को लेकर लड़ाई लड़ी थी। इसके साथ ही रूसी सेना और अफगान कबीलों दोनों से भारत को खतरा था। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र में था और अशांति बढ़ती जा रही थी। तो आइए जानते हैं कि आखिर सारागढ़ी पर हमले की वजह क्या थी। तो आपको बता दें कि 12 सितंबर 1897 को कोहाट के गेरिसन शहर से 40 मील दूर सारागढ़ी नाम की एक छोटी सी ब्रिटिश चौकी पर 10,000 ओरस्काई अफरीदी आदिवासियों ने हमला कर दिया। लॉकहार्ट और गुलिस्तान के मुख्य किलों के बीच मौजूद इस चौकी का काफ़ी महत्व था। इसके जरिए दो किलों के बीच होलोग्राफ सिग्नल संचार सूर्य की रोशनी का उपयोग करते हुए मोर्स कोड को बनाए रखा जा सकता था। यह बात दुश्मन आदिवासियों को भी पता थी। दोनों किले एक दूसरे को संदेश न भेज सके और एक किले से दूसरे किले तक ब्रिटिश भारतीय सेना की ओर अधिक टुकड़ियां न पहुंच सके, इसलिए हमलावरों ने सबसे पहले सारागढ़ी को घेर लिया था। सारागढ़ी में तैनात सैनिकों का नेतृत्व एक अनुभवी हवलदार ईशर सिंह ने किया। सारागढ़ी का बचाव करते हुए बंगाल इन्फेंट्री की 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 बहादुर सैनिकों ने इस बड़े हमले के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। सारागढ़ी में सिख सैनिकों के बीच होलोग्राफ सिग्नल भेजने वाले गुरुमुख सिंह ने फोर्ट लोकहार्ट को एक तत्काल संदेश भेजा, दुश्मन मुख्य द्वार के पास आ रहा है, हमें और सैनिकों की जरूरत है। लेकिन उन्हें जवाब में निराशा हाथ लगी। उन्हें जवाबी संदेश में कहा गया, सेना भेज पाना संभव नहीं है, आप अपनी पोजीशन लें। अपने सैनिकों के साथ हालात पर चर्चा करने और आम सहमति पर पहुंचने के बाद हवलदार सिंह ने अपने सिग्नल गुरुमुख सिंह से जवाब में समझ गया भेजने को कहा। कम संख्या होने के बावजूद निडर सिखों ने हमले के खिलाफ चौकी की रक्षा करते हुए युद्ध जारी रखा। उन्होंने आसपास के दो किलों को तैयार करने का पर्याप्त समय देने के लिए जितनी देर हो सके हमलावरों को रोकने की रणनीति बनाई, क्योंकि ईशर सिंह और उनकी टीम को पता था कि सारागढ़ी के बाद दुश्मन उन दो किलों पर हमला करेंगे। 21 सिख सैनिकों को हजारों दुश्मनों से जमकर लोहा लेते देख हैरान अफगानों ने यह संदेश दिया कि अगर सिखों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उनके साथ जुड़ गए तो उन्हें सुरक्षित मार्ग दिया जाएगा। लेकिन हवलदार ईशर सिंह ने अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने से इनकार कर दिया। हालांकि चौकी के अंदर मौजूद सिख सैनिकों की नज़रों से दूर दुश्मन ने आगे बढ़ने के लिए किले की दीवारों के नीचे खुदाई शुरू कर दी थी। एक बार ऐसा करने के बाद उन्होंने एक स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए आसपास की झाड़ियों में आग लगा दी ताकि सैनिकों को कुछ भी साफ नजर न आए। इस बीच कई घंटों तक लड़ने के बाद सैनिकों के पास गोला बारूद की कमी होने लगी। लड़ाई का अंत तब हुआ जब किले की दीवार का एक हिस्सा गिर गया और दुश्मन चौकी को पार करने की कोशिश करने लगे। उस समय तक गंभीर रूप से घायल ईशर सिंह ने कमाल की वीरता का एक अंतिम प्रदर्शन किया और अपने बचे हुए सैनिकों को चौकी की इमारत के अंदरूनी हिस्से में पीछे हटने के लिए कहा और खुद बाहर खड़े हो गए। ईशर सिंह और 2 अन्य जाबाज घायल सिपाहियों ने आमने सामने की लड़ाई में आदिवासियों का जमकर मुकाबला किया और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब तक आदिवासी किले में घुसने में कामयाब हुए, तब तक गुरुमुख सिंह सहित केवल 5 सिख जीवित बचे थे।
उन 5 ने भी दुश्मनों से भयंकर युद्ध किया, लेकिन उनकी संख्या काफी कम थी। जैसे ही दोपहर से शाम हुई, गुरुमुख सिंह ने सारागढ़ी से फोर्ट लॉकहार्ट को अंतिम संदेश भेजा, मुझे यहाँ से हटने और लड़ाई में शामिल होने की अनुमति दें। उन्हें तुरंत जवाब मिला, अनुमति है। महज 19 साल की उम्र के गुरुमुख बटालियन में सबसे छोटे थे। अकेले ही लगभग 20 आदमियों को अपनी संगीन से मौत के घाट उतार कर बहादुरी से लड़ते हुए वह युवा सैनिक भी शहीद हो गए। 7 घंटे की लड़ाई के अंत में सारागढ़ी के सभी 21 सिख वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन काफ़ी कम संख्या में होने के बावजूद उन्होंने अपने गोला बारूद का भरपूर इस्तेमाल करते हुए 100 से ज़्यादा दुश्मन मार गिराए और दोनों ब्रिटिश किलों को तैयारी करने का पूरा समय दिया। सारागढ़ी का होलोग्राफ, जिसके कारण सारागढ़ी की रक्षा के लिए सैनिकों ने यह लड़ाई लड़ी, वह ही उनकी प्रसिद्धि का जरिया बना। उनकी बहादुरी की पूरी गाथा ब्रिटेन में होलोग्राफ्ट और फिर टेलीग्राफ्ट की गई, दुनिया भर में भेजी गई। ब्रिटिश भारतीय सेना के तत्कालीन कमांडर इन चीफ ने उन वीर सैनिकों द्वारा दिखाई गई वीरता की काफ़ी तारीफ की। ब्रिटिश संसद ने शहीदों को स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए 1897 के अपने सत्र को बीच में ही रोक दिया। महारानी विक्टोरिया ने उन भारतीय वीर सपूतों की प्रशंसा करते हुए कहा, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिन सेनाओं के पास बहादुर सिख हैं वे युद्ध में हार का सामना नहीं कर सकते। 21 बनाम 10,000 आखिरी आदमी तक, आखिरी समय तक, उस समय तब उन सभी 21 शहीदों को विक्टोरिया क्रॉस के बराबर इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट क्लास से सम्मानित किया गया। यह एकमात्र समय था जब एक पूरी यूनिट को एक ही लड़ाई के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हर साल भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट को 12 सितंबर को सारागढ़ी दिवस के रूप में मनाती है। दिलचस्प बात यह है कि सितंबर 2017 में इंग्लैंड के 12 सैन्य अधिकारियों ने उस प्रसिद्ध युद्ध के योद्धाओं को उनकी वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि देने के लिए सारागढ़ी स्मारक का दौरा किया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। 1650 गोलियां चली हमारे सीने पर, पैरों में बेड़ी डाल बंदिशें लगी हमारे जीने पर, रक्तपात करुणा क्रंदन बस चारों ओर यही था। पत्नी के कंधे लाश पति की, जड़ चेतन में मातम था। इनकलाब का ऊंचा स्वर इस पर भी यारो दबा नहीं, भारत का जयकारा बंदूकों से डरा नहीं। ये चंद पंक्तियां जलियांवाला बाग हत्याकांड की बर्बरता बताने के लिए काफी है। 13 अप्रैल 1919 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक ऐसा दिन जिसे इतिहास की तारीख में जलियांवाला बाग नरसंहार के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश इंडिया के इतिहास के जब पन्ने पलटे जाएंगे तो उसके एक सफ़े पर बरतानवी हुकूमत का यह स्याह अध्याय हर भारतीय को अंग्रेजों के जुल्म की कहानियां सुनाएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका हिस्ट्री फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1919 की वह घटना जिसने पूरे भारत को शोक में डाल दिया था, जहां हजारों निहत्थे मासूमों ने अपनी जान गंवाई थी। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जलियांवाला बाग भारत के इतिहास की वो घटना है जिसके बारे में सोचने पर ही रूह कांप जाती है। 13 अप्रैल 1919 को यह दुखद घटना घटी थी जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ था। अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस घटना को अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। आज इस नरसंहार को पूरे 105 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसके जख्म ताज़ा से लगते हैं और इस दर्दनाक और दुख से भरे दिन को भारत के इतिहास की काली घटना के रूप में याद किया जाता है। यह घटना किसी सामूहिक हत्याकांड से कम नहीं थी, लेकिन क्या हुआ था कि एक साथ इतने लोगों को गोली चलाने के आदेश दिए गए। दरअसल इस नरसंहार की शुरुआत रॉलेट एक्ट के साथ हुई थी, जो 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से तैयार किया गया था।
इस एक्ट को जलियांवाला बाग की घटना के करीब एक माह पूर्व 8 मार्च को ब्रिटिश हुकूमत ने पारित किया था। इस अधिनियम को लेकर पंजाब सहित पूरे भारत में विरोध हुआ। विरोध प्रदर्शन के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग में प्रदर्शनकारियों का एक समूह इकट्ठा हुआ। ये एक सार्वजनिक बाग था जहां रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांति से विरोध किया जा रहा था और इस विरोध प्रदर्शन में पुरुष, महिलाओं के साथ बच्चे भी मौजूद थे। तभी जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में सैनिकों ने जलियांवाला बाग में प्रवेश किया और एकमात्र निवासी द्वार को बंद कर दिया। इसके बाद डायर ने सैनिकों को वहां मौजूद निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया। कहा जाता है कि गोलीबारी तब तक जारी रही जब तक सैनिकों के गोला बारूद खत्म नहीं हो जाए। इस घटना में कितने लोग शहीद हुए इसका आज तक पता नहीं चला, लेकिन माना जाता है करीब 400 से 1000 लोग मारे गए और 1200 से अधिक लोग घायल हुए। लेकिन क्या था वह रॉलेट एक्ट? इस एक्ट के जरिए ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया गया था, जिसमें जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार मिल गया था कि वो बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीनकर किसी भी व्यक्ति को जेल की सजा दे सकती थी या उसे देश से निष्कासित कर सकती थी। इसीलिए रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। ब्रिटिश सरकार के इस भयानक कारनामे का सबूत आज भी दीवारों पर मौजूद है। ब्रिटिश सैनिकों ने जब गोलीबारी की थी तो तमाम गोलियां दीवारों में जा घुसी थी। उन गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। इस हत्याकांड को लेकर आज तक ब्रिटेन की ओर से कोई माफी या दुख नहीं जताया गया। हालांकि 1997 में भारत दौरे पर आई महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जलियांवाला बाग स्मारक पहुंची थी और उन्होंने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी थी। साथ ही इस घटना को विचलित करने वाला बताते हुए दुख जाहिर किया था। बहरहाल काल के कपाल पर कभी न भरने वाले इस जख्म के बारे में मंटो सहित इन 100 सालों में नानक सिंह से लेकर सलमान रुश्दी तक कई उपन्यासकारों ने किताबें लिखी हैं। इनमें प्रसिद्ध किताब है फ्रीडम मूवमेंट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर, गार्डन ऑफ बुलेट्स, किम एक मैगनर अमृतसर 1990, द जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, आई विटनेस एट अमृतसर, जलियांवाला बाग द रियल स्टोरी और 1981 में सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन सहित दर्जनों किताबें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई। यही नहीं, इस घटना पर आधारित कई फिल्में भी बन चुकी है। तो यह थी कहानी जलियांवाला बाग की। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। वो 19 दिसंबर 1927 का दिन था जब भारत के शहीद क्रांतिकारियों अशफाक उल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। फांसी की इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको गांधी जी के उस असहयोग आंदोलन को समझना होगा जिसकी वजह से शहीद क्रांतिकारियों में गांधी जी के प्रति नाराज़गी की एक लहर उठी और बात काकोरी कांड तक पहुंच गई। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू में, जहां हम आपको इतिहास की उन घटनाओं के सफ़र में ले चलते हैं जिन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है और लोगों के दिलों में अपना गहरा प्रभाव रख छोड़ा है। अंग्रेज़ हुक्मरानों की बढ़ती ज़्यादतियों का विरोध करने के लिए राष्ट्रपिता गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन के दौरान स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूलों और कॉलेज में जाना छोड़ दिया था। वकीलों ने अदालत में जाना छोड़ दिया। गांव से लेकर शहर तक गांधी जी के असहयोग आंदोलन का असर व्यापक स्तर पर दिखने लगा था। लेकिन 4 फरवरी
सन 1922 को जब देश भर में गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन के समर्थन में तैयारी के साथ कई जत्थे निकले थे। आंदोलनकारियों ने यह तय किया था कि अंग्रेज कितना भी अत्याचार करें, पीछे नहीं हटा जाएगा। सेवकों को अलग अलग जत्थे में बांट दिया गया, लेकिन पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलियां चला दी, जिसमें 10 आंदोलनकारियों की मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने पर धावा बोल दिया और थाने में आग लगा दी, जिसमें दर्जनों पुलिसकर्मियों की जलकर मौत हो गई। जिसके बाद साल 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया, तो कई युवाओं को उनके इस कदम से निराशा हुई। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह भी शामिल थे। गांधी जी के मोह भंग होने के बाद युवा क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी में शामिल हो गए। इनका मानना था कि मांगने से स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है, इसके लिए हमें लड़ना होगा और लड़ने के लिए बम, बंदूकों और हथियार की ज़रूरत थी, जिनके सहारे अंग्रेज़ों से आज़ादी छीनी जाती। युवा क्रांतिकारियों का यह भी मानना था कि अंग्रेज़ इसलिए इतने कम होने के बावजूद करोड़ों भारतीयों पर शासन कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास अच्छे हथियार और एडवांस टेक्नोलॉजी है। ऐसी स्थिति में हमें उनसे भिड़ने के लिए ऐसे ही हथियारों की ज़रूरत होगी। जिसके बाद इन युवा क्रांतिकारियों के दिल और दिमाग में पैसे जुटाने वाले आइडिया ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों के पास ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने के लिए जज्बा था, हिम्मत थी और उम्मीद थी, लेकिन अंग्रेजी शासन से लड़ने के लिए पैसों और हथियार की ज़रूरत थी। युवा क्रांतिकारियों के पास यही से दिमाग में खुराफाती आइडिया चलने लगे। ये बात क्रांतिकारियों के दिमाग में चल रही थी कि एक रोज़ राम प्रसाद बिस्मिल ने शाहजहाँपुर से लखनऊ की ओर सफ़र के दौरान ध्यान दिया कि स्टेशन मास्टर पैसों का थैला गार्ड को देता है, जिसे वो ले जाकर लखनऊ के स्टेशन सुपरिटेंडेंट को देता है। फिर क्या था, बिस्मिल ने तय किया कि इस पैसे को हर हाल में लूटना है। बस यहीं से काकोरी लूट की नींव। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में जो हुआ वह देश की आज़ादी का वो कांड है जिसे सुनकर हर कोई सहम उठता है। यह कोई मामूली लूट नहीं थी, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाला लूट कांड था। इस घटना के ऊपर शहीद आज़म भगत सिंह ने काफ़ी विस्तार से लिखा। उन दिनों छपने वाली पंजाबी पत्रिका कीर्ति में भगत सिंह काकोरी के वीरों के परिचय नाम के लेख में लिखते हैं। पंजाबी पत्रिका कीर्ति के मुताबिक 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन से एक ट्रेन चली। यह करीब लखनऊ से 8 मील की दूरी पर था। ट्रेन चलने के कुछ ही देर बाद उसमें बैठे 3 नौजवानों ने गाड़ी रोक दी। उनके ही अन्य साथियों ने गाड़ी में मौजूद सरकारी खजाने को लूट लिया। उन 3 नौजवानों ने बड़ी चतुराई से ट्रेन में बैठे अन्य यात्रियों को धमका दिया था और समझाया था कि उन्हें कुछ नहीं होगा, बस चुप रहें। लेकिन दोनों ओर से गोलियां चल रही थी और इस बीच एक यात्री ट्रेन से उतर गया और उसकी गोली लगकर मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेज़ों ने इस घटना की जांच बैठा दी। सीआईडी के अफसर हॉर्टन को जांच में लगा दिया गया। उसे मालूम था कि यह सब क्रांतिकारी जत्थे का किया धरा है। कुछ वक्त बाद ही क्रांतिकारियों की मेरठ में होने वाली एक बैठक का अफसर को पता लग गया और छानबीन शुरू हो गई। सितंबर आते आते गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई। बंदूक की नोक पर काकोरी में सरकारी खजाने के 4,601 रुपये लूटने के बाद ब्रिटिश सरकार में भूचाल मच गया। 1 महीने के अंदर लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें स्वर्ण सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, दुर्गा भगवती चंद्र वोहरा, रोशन सिंह, सचिंद्र नाथ बख्शी, चंद्रशेखर आज़ाद, विष्णु शरद दुबलिश, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल और सचिंद्र नाथ सान्याल एवं मनमथ नाथ गुप्ता शामिल थे। इनमें से 29 लोगों के अलावा बाकियों को छोड़ दिया गया। 29 लोगों के खिलाफ स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चला और 6 अप्रैल 1927 को आखिरी फैसला सुनाया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल,
अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया उनमें से कुछ को 14 साल तक की सजा दी गई और 2 लोग सरकारी गवाह बन गए, इसलिए उनको माफ कर दिया गया। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद किसी तरह फरार होने में कामयाब हो गए थे, लेकिन बाद में एक एनकाउंटर में वह भी शहीद हो गए। इसे इत्तेफाक माना जाए या फिर कुछ और कि एक ही शहर में बिस्मिल, अशफाक और रोशन सिंह का जन्म हुआ और एक ही दिन तीनों अमर शहीदों को फांसी दी गई। बस कुछ अलग था तो फांसी का फंदा, शहर और जेल। काकोरी कांड के लिए भारत के शहीद क्रांतिकारियों अशफाक उल्ला खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। तीनों की फांसी की सज़ा एक ही तारीख पर दी गई, लेकिन फांसी के लिए 3 अलग अलग जेल चुनी गई थी। अशफाक उल्ला खान को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी की सज़ा सुनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल को फैज़ाबाद जेल में फांसी की सज़ा दी गई और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी। तो यह थी कहानी हमारे अमर शहीदों की और काकोरी कांड। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले ऐसे एक्साइटिंग वीडियोज़ आपको मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू में, जहां हम आपको इतिहास की उन घटनाओं के सफ़र में ले चलते हैं जिन्होंने इतिहास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है और दुनिया के तथा देश के लोगों के दिलों में एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे भारत की आज़ादी से पहले जिन्ना द्वारा हिंदुओं की नृशंस हत्या यानी डायरेक्ट एक्शन डे और गोपाल मुखोपाध्याय द्वारा किए गए प्रतिकार की कहानी। To safeguard the interests of the Muslims of this subcontinent, then I'm left with no choice but to bid goodbye to constitutional methods. Today, we too have forged a weapon and are in a position to use it. I call upon all the Muslims of this country to take to direct action. भारत के विभाजन के लिए मुस्लिम नेताओं ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था, जब मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं पर जमकर कहर बरपाया था। बंगाल ने इसका खासा असर देखने को मिला, जहां कई इलाकों में दंगे हुए। नोआखली के दंगे उनमें सबसे ज़्यादा कुख्यात हैं। वहां तो कई महीनों तक दंगा चलता रहा। महात्मा गांधी को इलाके में कैंप करना पड़ा था। उस दौरान उन्हें इन्हीं दंगों को लेकर एक वयोवृद्ध व्यक्ति ने अपने अनुभव साझा किए। डायरेक्ट एक्शन डे में जिंदा बचे हुए रविंद्रनाथ दत्ता ने अपनी आंखों के सामने मुस्लिम भीड़ की क्रूरता को देखा था। उनकी उम्र अब 92 साल की है। इस हिसाब से उस समय वो युवा अवस्था में थे और उनकी उम्र 24 के आसपास की रही होगी। उन्होंने बताया कि कैसे राजा बाजार के बीफ की दुकानों पर हिंदू महिलाओं की नग्न लाशें हुक पर लटका करती थीं। उन्होंने बताया कि विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ने वाली कई हिंदू छात्राओं का बलात्कार किया गया, उनकी हत्याएं हुई और उनकी लाशों को हॉस्टल की खिड़कियों से लटका दिया गया। रविंद्रनाथ दत्ता ने अपनी आंखों से हिंदुओं की छत विक्षत लाशें भी देखी थी। जमीन पर खून की धार थी जो उनके पांव के नीचे से बह रही थी। इनमें से कई महिलाएं भी थीं जिनकी लाशों से उनके स्तन गायब थे। उनके प्राइवेट पार्ट्स पर काले रंग के निशान थे। यह क्रूरता की चरम सीमा थी। रविंद्रनाथ दत्ता ने अपने देखे अनुभवों को दुनिया को बताने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखली नरसंहार और 1971 नरसंहार पर दर्जन भर किताबें लिखी हैं। उनकी पत्नी का निधन होने के बाद उनके गहने बेचकर उन्होंने इसके लिए खर्च जुटाया
उनकी आंखों देखी के साथ साथ उनका गहन अध्ययन और रिसर्च भी इसमें शामिल था। उनका कहना है कि बंगाल के किसी नेता, फिल्मी हस्ती या फिर मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। इंडियाज पार्टीशन, द स्टोरी ऑफ इम्पीरियलिज्म इन रिट्रीट के लेखक D.N. पाणिग्रही ने 1946 के महान कलकत्ता हत्याओं के शुरुआती दिनों के दौरान पुलिस और सेना की निष्क्रियता के बारे में भी बात की है। ऐसा कहा जाता है कि सेना को इस डर से लगाया गया था कि यूरोपीय लोगों पर हमला किया जाए। इस अराजकता के बीच गोपाल चंद्र मुखर्जी का उदय हुआ, जो गोपाल पाठा के नाम से प्रसिद्ध थे। उस समय बंगाल कसाई हुआ करता था, जो जानवरों के मांस का व्यापार करता था। शुक्रवार 16 अगस्त की सुबह बेलिया घाटा में 2 बिहारी दूध वालों की हत्या के साथ हिंदुओं की हत्या शुरू हुई और जल्द ही हिंदू स्वामित्व वाले मूवी थिएटर, होटल और दुकानों पर मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया और आग लगा दी। मुस्लिम लीग की रैली में सोहरावर्दी के आश्वासन से प्रेरित होकर मुन्ना चौधरी और मीना पंजाबी जैसे अपराधियों के नेतृत्व में हिंसक मुस्लिम भीड़ ने हिंदू घरों और दुकानों पर व्यापक हमले शुरू कर दिए। हिंदू पुरुषों और लड़कों की बड़े पैमाने पर हत्याओं की खबरें आने लगीं, जबकि हिंदू लड़कियों का अपहरण और बलात्कार किया गया। उन्हें यौन दासी के रूप में रखा गया। एक पुलिस अधिकारी गोलोक बिहारी मजूमदार की रिपोर्ट के अनुसार मध्य कलकत्ता में एक बूचड़ खाने में नग्न और कटी हुई हिंदू लड़कियों के शव लटके हुए देखे गए थे। चूंकि हत्याएं और बलात्कार जारी रहे, 18 अगस्त को गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय या गोपाल पाठा ने हिंदुओं पर इस राज्य प्रयोजित मुस्लिम हिंसा के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। वह स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से थे और क्रांतिकारी अनुकूल चंद्र मुखोपाध्याय के भतीजे थे। गोपाल मुखोपाध्याय, जो पेशे से कसाई थे, उनके साथ जुगल चंद्र घोष, बसंता एक पहलवान और विजय सिंह नाहर शामिल हुए और उन्होंने मिलकर भारत जातीय वाहिनी का गठन किया, जो एक संगठन था। यह संगठन हिंदुओं को पिस्तौल, लाठियां, भाले, चाकू, तलवारें और एसिड बम जैसे हथियारों से लैस करता था। कलकत्ता और उसके आसपास के क्षेत्रों की विभिन्न व्यायाम समितियों से सैकड़ों हिंदू, जिसमें बंगाली, सिख, उड़िया, बिहारी और यूपी वासी आर्य समाजियों और हिंदू महासभा के सदस्यों के साथ प्रतिरोध में भाग लेने के लिए आगे आए। जैसे जैसे हिंदू प्रतिरोध बढ़ता गया, हताहत होने वाले मुस्लिमों की संख्या बढ़ती गई। 2 दिन के अंदर मरने वाले मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा हो गई और जल्द ही मुस्लिम घबरा गए और शहर छोड़ना शुरू कर दिया। 18 अगस्त से 20 अगस्त तक गोपाल पाठा और अन्य हिंदू नेताओं ने विशेष रूप से उन मुसलमानों की पहचान की और उन्हें मार डाला जिन्होंने हिंदुओं के बलात्कार और हत्याओं में भाग लिया था। मुस्लिम लीग से जुड़े उग्रवादी संगठन मुस्लिम नेशनल गार्ड के सदस्य बड़ी संख्या में मारे गए। हालांकि प्रतिरोध के दौरान किसी भी मुस्लिम महिला या बच्चे को हिंदुओं ने नहीं छुआ। 20 अगस्त तक सोहरावर्दी को एहसास हो गया कि वे कलकत्ता से हिंदुओं को विस्थापित नहीं कर सकते और कलकत्ता सहित पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। खुद को और अपनी सरकार को बचाने के लिए सोहरावर्दी ने जीजी अजमीरी और शेख मुजीबुर रहमान को गोपाल चंद मुखर्जी के साथ बातचीत करने के लिए भेजा, जिससे गोपाल चंद मुखर्जी ये हत्याएं बंद करें, और इस चीज़ की उन्होंने अपील करी। गोपाल चंद मुखर्जी इस शर्त पर सहमत हुए कि मुस्लिम लीग पहले अपने सदस्यों से हथियार डलवाए और हिंदुओं की सभी हत्याओं को रोकने का वादा करे। अंततः 21 अगस्त को बंगाल सीधे वायसराय के शासन में आ गया और शहर में सेना तैनात कर दी गई। अपनी कुर्सी बचाने के लिए सोहरावर्दी ने गोपाल मुखर्जी की सभी शर्तें मान ली थीं। हालांकि 21 अगस्त 1946 को एक बार सेना तैनात होने के बाद ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड आर्चीबाल्ड वेवेल ने सोहरावर्दी और उनकी मुस्लिम लीग सरकार को बर्खास्त कर दिया। बाद में गोपाल मुखर्जी ने भी गांधी जी को हथियार सौंपने से इनकार कर दिया। दंगों के बीत जाने के बाद जब गांधी जी ने हिंदुओं को अपने हथियार सौंपने के लिए कहा, तो गोपाल चंद मुखर्जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वे गांधी जी को अपने हथियार नहीं सौंपेंगे। यदि उन्होंने कील से भी किसी हिंदू की रक्षा की है तो वो कील भी गांधी जी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। जो कलकत्ता में हत्याओं के दौरान हिंदुओं की हत्या और बलात्कार के समय
गांधी जी कभी दिखाई भी नहीं दे रहे थे। ये कहने से परे है कि यदि गोपाल चंद्र मुखर्जी ने 18 अगस्त 1946 को राज्य प्रायोजित मुस्लिम भीड़ हिंसा के खिलाफ हिंदू प्रतिरोध का नेतृत्व नहीं किया होता तो आज कलकत्ता ही नहीं पूरा बंगाल आज पाकिस्तान के पास होता, जो जिन्ना और पूरी मुस्लिम लीग के लिए उनके दिल में एक कांटा बनकर रह जाएगा। तो यह थी कहानी भारत की जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे और गोपाल पाठा के प्रतिकार की। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले एक्साइटिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद। गोधरा रेलवे स्टेशन के बैकयार्ड में हमेशा एक खामोश सा सन्नाटा पसरा होता है। ये वही जगह है जहां साबरमती एक्सप्रेस के जले हुए डिब्बे खड़े हैं। इसमें सवार यात्रियों की चीख पुकार सुनाई नहीं देती, लेकिन पिघली हुई लोहे की छड़ें, राख में तब्दील हो चुकी सीटें और मकड़ी के जालों से घिरे पंखे यही बताते हैं कि कई साल पहले इसी ट्रेन के एक कोच में आगजनी की घटना में 59 लोग जिंदा जल गए थे। 27 फरवरी 2002 को जिस साबरमती एक्सप्रेस के साथ ये हादसा हुआ था, उसके बाकी सारे कोच अपने गंतव्य तक पहुंचे, लेकिन एक कोच वहीं खड़ा रह गया, जिसके इर्द गिर्द सुरक्षा बलों का घेरा है। आज भी गोधरा स्टेशन पर जब नीले रंग की साबरमती एक्सप्रेस का नया S6 कोच ठहरता है तो हर बार लोगों की आंखें इस कोच को देखने के लिए उठ जाती है। 25 फरवरी 2002 को अयोध्या से 2000 से ज़्यादा कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस पर सवार हुए अहमदाबाद जाने के लिए, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक आम ट्रेन यात्रा भीषण आग और हादसे का शिकार हो गई। नमस्कार और स्वागत है आपका हिस्ट्री फॉर यू पर। कल प्रातःकाल साबरमती एक्सप्रेस गोधरा से चल करके लगभग 1 किलोमीटर जब आगे पहुंची, तब एक भयंकर घटना वहां पर हुई। दरअसल 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन से रवाना हुई साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में उन्मादी भीड़ ने आग लगा दी थी और इस भीषण अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई। अहमदाबाद को जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन से चली ही थी कि किसी ने चेन खींचकर ट्रेन रोक ली और फिर पथराव के बाद ट्रेन के एक डिब्बे को आग के हवाले कर दिया गया। रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी थी, तभी हिंदू परिषद और मुसलमानों के बीच में मुठभेड़ होने पर मुसलमान समुदाय के लोगों ने ट्रेन में हाथापाई करी और रुई के गद्दों को पेट्रोल में भिगोकर उन्हीं ट्रेन के डब्बों में डाला, जिससे उन डब्बों में आग लग गई, जिसके चलते संघर्ष में 59 लोग, जिसमें 9 पुरुष, 25 महिलाएं और 25 बच्चे थे, जलकर मर गए। ट्रेन में सवार लोग हिंदू तीर्थ यात्री और अयोध्या से लौट रहे थे। हालात इस कदर बिगड़े कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जनता से शांति की अपील तक करनी पड़ी। इस घटना के बाद गुजरात के कई इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। उस दिन सुबह वहां शांति थी और गुजरात बंद का ऐलान किया गया था। हजारों लोगों की भीड़ दुकानें बंद करा रही थी। यूं तो सब कुछ शांत था, लेकिन भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। 5000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए थे। थोड़े ही समय बाद दोनों पक्षों में पत्थरबाजी के बाद दंगे भड़क गए थे। लोगों की लाशों को पहचानना तक मुश्किल था। इससे गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा हिंसा का माहौल बन गया था। इसमें लगभग 790 मुसलमान एवं 254 हिंदू मारे गए। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिंसा को शुरू करने और निंदा करने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि पुलिस और सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने कथित रूप से दंगाइयों को निर्देशित किया था और उन मुसलमान स्वामित्व वाली संपत्तियों को सूचना दी थी। पर असल में दंगों के समय पड़ोसी राज्यों से मदद मांगी गई, तो उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ को आगे रखते हुए मदद करने से मना कर दिया था। हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2014 में आम चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई थी। अब लौटते हैं गोधरा ट्रेन कांड पर। इस केस में 1500 लोग के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। ट्रेन को जलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों पर पोटा लगाया गया था।
इस केस में उम्र कैद की सजा काट रहे 27 दोषियों ने जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसमें से 8 की अर्जी मंजूर कर ली गई थी। एक दोषी की अग्रिम जमानत की अवधि को उसकी पत्नी को कैंसर हो जाने के कारण पहले ही बढ़ा दिया गया था। इस केस में विशेष अदालत ने कुल 31 लोगों को दोषी करार दिया था और 63 अन्य को बरी कर दिया था। विशेष अदालत ने गोधरा कांड में 31 दोषियों में से 11 को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सालों तक चल रहे इस मुकदमे में कई उतार चढ़ाव आए। फिर 22 फरवरी 2011 को विशेष अदालत ने गोधरा कांड में 31 लोगों को दोषी पाया, जबकि 63 अन्य को बरी कर दिया गया। 30 जुलाई 2012 को हत्या के प्रयास में 2 और लोगों को दोषी ठहराया गया था, जबकि 60 अन्य बरी हो गए थे। तो यह थी एक छोटी सी कहानी गोधरा कांड की। और अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।